तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व, जिसे आमतौर पर डीपीएसपी कहा जाता है। इसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक अगर तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपका, अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 110% की गारंटी देते हैं। आप अगर पीटी देने जाइएगा यूपीएससी का, अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर छूट जाएगा तो हमें बता दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। डीपीएसपी इससे पहले हम बता चुके हैं, यानी कि आपका मौलिक अधिकार बता चुके हैं। उसको भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बाकी हमारे चैनल पर जाइएगा तो आराम से मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में राज्य की नीति निर्धारक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं, और इसमें क्या है इसके बारे में भी पूरा डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। डीपीएसपी से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा अनुच्छेद बता देंगे, यानी कि अनुच्छेद यहाँ पर देख लिए 36 से 51 है। तो सिंपल सा पूरा अनुच्छेद बता देंगे, तो इससे बाहर कहाँ से आएगा, ठीक ना। जो थोड़ा फैक्ट इधर उधर होगा, यानी कि उसके बाद हम बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो का, तो वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो बेसिकली आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 है। अगर आप पुलिस, ग्रुप डी, ये सब का थोड़ा मतलब चपरासी और उनका एग्जाम दीजिएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, तो आराम से बना दीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर लिया गया कहाँ से है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बैंक का चेक किसने कहा था, तो केटी शाह ने कहा था। बैंक का चेक क्यों कहा था इसके बारे में आगे जानकारी देखेंगे, यानी कि जब इसको हम बताएंगे, यानी कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर बताएंगे। उसके बाद उसी समय हम बता देंगे क्यों कहा था इसने, केटी शाह ने क्यों कहा था बैंक का चेक है, ठीक ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 36। अब अनुच्छेद शुरू हो जाता है, तो चलिए ध्यान से देखिए, ठीक ना। इसे लिया गया आयरलैंड के संविधान से, इसे भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद देख लीजिए, अनुच्छेद 36 से 51 है। तो 36 को देखते हैं। तो 36 में आपका इसका परिभाषा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिभाषा है, यानी डीपीएसपी का परिभाषा है। तो ये बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं 37, यानी कि अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 में न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यानी कि अगर डीपीएसपी का पालन नहीं हो रहा है, ठीक ना, यानी कि इसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। वही बात करें उस समय कंपेरिजन करेंगे, यानी कि मौलिक अधिकार में और डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व में, उस समय बताएंगे। यानी कि मौलिक अधिकार में आप न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। इसलिए केटी शाह ने कहा था ये बैंक का चेक है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, यानी कि थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है कि क्यों कहा था केटी शाह ने बैंक का चेक है, यानी कि ये डीपीएसपी को क्यों कहा था केटी शाह ने ये बैंक का चेक है, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, यानी कि 38 में इसका कल्याण, यानी कि इसका कल्याण के बारे में चर्चा किया गया है। तो इस सिंपल सा आपको याद रखना है, कल्याण। आप देख लेते हैं 39 में, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि मेल एंड फीमेल, यानी कि जो काम करेगा, ठीक ना, उसके लिए समान वेतन मिलेगा। यानी कि मान लीजिए जो भी काम कर रहा है ये बंदा और ये जो भी काम कर रहा है दोनों, तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। आगे देख लेते हैं 39 को यानी कि कोई भी अनुच्छेद नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि आपको 39 बताएं, 39 का को भी बता देते हैं, ठीक ना। तो 39 को में है निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि निःशुल्क आप विधि सहायता कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 39 के को में। आप देख लेते हैं 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो इसे आपको जानना अति आवश्यक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, ये सभी जानते हैं ग्राम पंचायत का गठन, लेकिन ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ था इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो सिंपल सा ग्राम पंचायत का सबसे पहले गठन हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक ना। और कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ठीक ना। तो इससे भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं, यानी कि अनुच्छेद 40
44 में ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का पहली गठन हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पूछ लेगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में यानी कि ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, किस अनुच्छेद में। तो ये इतना बड़ा घुमा कर दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे आपको ग्राम पंचायत देखिए, आपको मार देना है अनुच्छेद 40। आगे देख लेते हैं 41 में। तो 41 में दिया गया है यहाँ पर देखिए, कुछ दशा में सहायता, यानी कि कुछ दशा में आपको सहायता, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग हो गया, सरकारी सहायता हो गया, यानी कि कुछ दशा में आपको सरकार सहायता देगा। अगर इसके यानी कि इसको अगर नहीं देता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर दिया गया था कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 37 में दिया गया है न्यायालय नहीं जा सकते। इसलिए आपको अगर वृद्धा पेंशन हो गया, ठीक ना, यहाँ पर देख लिए यहाँ पर कहाँ देख लेते हैं 41 नंबर में, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग हो गया, सरकारी सहायता आपको नहीं मिल रहा है तो आप मतलब कि न्यायालय नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी कर भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। इसके बारे में जानकारी दिया गया है। आगे देख लेते हैं 42 में। तो 42 में मनोचित दशा में प्रसूति सहायता, जैसे कि सरकारी में आप सभी जानते हैं गर्भवती महिला स्वास्थ्य, ये सब के बारे में दिया गया, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता में आपका सरकारी में हो गया गर्भवती महिला, उसके बाद स्वास्थ्य, ये सब के लिए मतलब कि थोड़ा छूट दिया जाता है, ठीक ना। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो अनुच्छेद 42 में मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता यानी सरकारी में कर्मचारियों को, गर्भवती महिलाओं को और स्वास्थ्य के लिए मतलब छुट्टी दिया जाता है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में न्यायालय संगत वेतन, यानी कि न्याय संगत वेतन, यानी कि सभी को एक वेतन मिलना चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए उसे वेतन एक समान मिलना चाहिए। ये आपको अनुच्छेद 43 में बताया गया। और ये नहीं मिलता है, ठीक ना, तो आप मतलब न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। इसीलिए पहले ही बता दिया है। अनुच्छेद यहाँ पर 39 में ही बता दिया है क्या, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पर अनुच्छेद 37 में ही बता दिया है न्यायालय आप नहीं जा सकते, ठीक ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, तभी आप बना देंगे। यानी कि आपको पूछ लेगा अनुच्छेद 43 में न्याय संगत वेतन, अगर नहीं मिलेगा तो हम न्यायालय जा सकते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। यानी कि पूछ लेगा कहाँ जा सकते हैं, दे देगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहाँ पर देख देगा और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मारना, ठीक ना। यानी कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। इसके बारे में जानकारी पहले ही अनुच्छेद 37 में दिया गया था, ठीक ना। तो आपको पता चल गया होगा अनुच्छेद 43 में न्याय संगत वेतन यानी जीवन निर्वाह के लिए न्याय संगत वेतन मिलना चाहिए। आगे देख लेता 43 के क में। तो एक भी अनुच्छेद आपका छूटने वाला नहीं है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 43 के क में है उद्योग प्रबंधन, यानी कि उद्योग के प्रबंधन, कामगार भागीदारी, यानी कि उद्योग प्रबंधन यानी उद्योग में प्रबंधन आप कर सकते हैं और कामगार में भागीदारी ले सकते हैं। अनुच्छेद 43 को में सहकारिता भागीदारी, यानी कि सहकारिता भागीदारी आप ले सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक उद्योग है, ठीक ना, इसमें आप 2 लोग रह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए मतलब कि यानी कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, यानी कि एक ही मान लीजिए एक ही उद्योग में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, वही कहा है सहकारिता भागीदारी आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं करता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसे में आप न्यायालय जा सकते थे तो आप किसी को पर भी केस कर सकते थे कि हम भागीदारी करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहता है तो नहीं करना चाहता है तो नहीं करना चाहता है, ठीक ना। तो इसलिए यानी कि सहकारिता भागीदारी इसमें आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि एक लोग 2 उद्योग यानी कि ये पार्टनरशिप कर सकता है, ठीक ना। इस प्रकार की जानकारी अनुच्छेद 43 के क में दिया गया है। अब देख लेते हैं 44 में। तो 44 में समान नागरिक सहायता, यानी कि यूनियन सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता आपका अनुच्छेद 44 में है, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगर 45 में स्वास्थ्य, यानी 0 से 6 साल के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क में रखा गया। अब
पहले भी पढ़ा चुके थे ना। अगर आप मौलिक अधिकार का वीडियो देखेंगे तो उसमें डिटेल के साथ इसे बताएं, तो आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। यानी 0 से 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए, और 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा के लिए ये फ्री यानी कि सरकार देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य के लिए यानी कि सरकार ही इस पर मतलब कि सब कुछ करेगा, और शिक्षा के लिए भी सरकार फ्री में सब कुछ करेगा, ठीक ना। ये 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 के कॉम में रखा गया, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं 86 में। तो 86 में SC/ST का आयोग का प्रतिबंध, यानी कि SC/ST आयोग का जो आपका आरक्षण मिलता है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत मिलता है, तो इसे भी याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक ना। अब 47 में पोषाहार, मद्यपान और नशीला पदार्थ, जैसे कि आप सभी जानते हैं बिहार में शराब बंद है, ठीक ना। तो किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 47 के तहत, यानी कि पोषाहार नहीं कर सकते हैं, मद्यपान यानी कि मद्यपान नहीं कर सकते, नशीला दवा आप नहीं बेच सकते, ठीक ना। इसके तहत आपको कार्रवाई किया जाएगा, यानी कि ये भी आपका न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा कर रहा है तो न्यायालय आप नहीं जा सकते, ठीक ना। यानी कि अगर सरकार कर रहा है तो आप न्यायालय के खिलाफ नहीं यानी कि जा सकते हैं कि हमें मतलब कि ऐसा करने से रोक रहा है, ठीक ना। रोक सकता है, नहीं भी रोक सकता है, ठीक ना। ये आप जान लीजिए, ठीक ना। इसलिए बिहार में रोक दिया है, आप सभी जानते होंगे, रोक दिया है तो आप न्यायालय भी नहीं जा सकते, ठीक ना। अगर नहीं रोका रहता तब फिर भी आप न्यायालय नहीं जा सकते। यानी कि इसमें जितना भी होगा, ठीक ना, सब टेम्पोररी होगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं 48 में दिया गया कृषि, पशुपालन, दूधार पशु की हत्या, ये तो हमें मौलिक अधिकार में देना चाहिए, ठीक ना। यानी कि हमें लगता है ये मौलिक अधिकार में देना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए बहुत मतलब कि बहुत ऐसे राज्य हैं जो इस पर लागू उतना नहीं करता है, लेकिन पूरे देश में कृषि के लिए पशुपालन, दूधार पशु की हत्या करने से यानी कि रोक लगाया गया है। लेकिन अभी भी मतलब कोई भी राज्य ऐसा कर सकता है कि कोई भी राज्य कानून ये हटा सकता है, ठीक ना। और राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसे कहते हैं, यानी DPSP इसलिए कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के हिसाब से ये लागू हो सकता है और नहीं भी लागू हो सकता है, ठीक ना। इसलिए ये सरकार को करना चाहिए कि ये मौलिक अधिकार में दे देना चाहिए, क्योंकि इससे मिसयूज हो सकता है, ठीक ना। यानी कि कई राज्य ऐसा होगा जो इसका मिसयूज कर सकता है, जैसे कृषि, पशुपालन, दूधार पशु की हत्या, ये आपका जारी रख सकता है, ठीक ना। इसलिए इसे मौलिक अधिकार में लाना चाहिए। लेकिन पूरे राज्य में ये इस प्रकार का दूधार पशु की हत्या बंद है, तो आप सभी जानते होंगे। आगे देख लेते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना अनुच्छेद 48 कृषि, पशुपालन, दूधार पशु की हत्या, ये सब मतलब कि बंद नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 48 में बताया गया है, ठीक ना। अगर होता है तब फिर भी आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। इसके बारे में भी आपको होना चाहिए, ठीक ना, जानकारी होना चाहिए। अगर राज्य सरकार चाहता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। यानी कि ये आपका न्यायालय बाध्य योग्य नहीं है, ठीक ना। आप कोई भी कुछ भी होगा इसमें जितना भी दिया गया है, ठीक ना, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक ना, 36 से लेकर 51 तक है। आप मतलब कुछ भी राज्य सरकार करता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। बाकी अगर आप मान लीजिए 12 से 35 तक देखे थे आप मौलिक अधिकार, उसमें राज्य सरकार का कोई भी हाथ नहीं चलता है, ठीक ना। उसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है, जान लीजिए। अगर करता है तो आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी पर भी जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 48 के कॉम में पर्यावरण, वन्यजीव की रक्षा, इसमें 48 के कॉम में दिया गया है। ये तो बहुत सब राज्य करता है, ठीक ना, आप सभी जानते होंगे। 39 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक, यानी कि राष्ट्रीय महत्व स्मारक की सुरक्षा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक ना, राज्य के नीति तत्व में दिया गया है। 50 में क्या है, न्यायपालिका अलग कार्यपालिका बना सकती है, ठीक ना, यानी न्यायपालिका अलग कार्यपालिका बना सकती है। इसके बारे में जानकारी अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 51, यानी कि लास्ट अनुच्छेद है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि देश विदेश में शांति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति ये कर सकता है अनुच्छेद 51 के तहत। यानी कि ये जो भी लागू करेगा ये आपका राज्य करेगा, ठीक ना। यानी कि ये जितना भी है, ठीक ना, राज्य सरकार इस पर कोई भी कर सकता है, लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, ठीक ना। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। इसीलिए KT शाह ने कहा था कि ये बैंक का चेक है, जब चाहिए बना लीजिए, जब चाहिए
नहीं बना पाइएगा, ठीक ना। तो इसके बारे में KT शाह ने सही बात कहा था, ठीक ना। बाकी आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार को कोई इधर उधर नहीं कर सकता है, ठीक ना। यानी कि मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट आप 226 के तहत जा सकते हैं। पहले ही वीडियो में बता दिए थे। अगर उसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वीडियो को, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी आप जानते हैं यानी मूल अधिकार में और DPSP में क्या अंतर है। बेसिकली अंतर यही है कि ये आपका प्रॉपरली रहेगा। अगर हनन होता है तो सिंपल सा आप हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन DPSP में अगर हनन होता है तो न्यायालय भी आप नहीं जा सकते, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। अब देख लेते हैं इसमें अंतर। तो ये सिंपल सा आप सभी जानते हैं, ये भाग 3 में 12 से 35 तक है, ये भाग 4 में 36 से 51 तक है। ये तो बेसिक जानकारी है, कोई भी जानता होगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं ये कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि इसको कहाँ लिया गया है, USA से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। और DPSP को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पर देख लिए ये बाद नरसंगिक है, ये बाद पर्वतीय नीचे नरसंगिक है, यानी कि ये नीच नरसंगिक है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखना है, ये नीचे नरसंगिक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ये सरकार कम, यानी कि इस पर सरकार कम दबाव बना सकती है और इस पर सरकार ज़्यादा दबाव बना सकती है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, इस पर सरकार कम दबाव बना सकती है, इस पर सरकार बहुत ज़्यादा दबाव बना सकती है, ठीक ना। इसमें बना ही नहीं सकता, ठीक ना। ये कानूनी अधिकार है, ये समाज के लिए ये यानी कि कानून है, इसे पालन करना होगा। ये समाज के लिए पालन करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करिए, यानी कि राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं निलंबित, इसे निलंबित कर सकता है, ठीक ना। इसे निलंबित कौन कर सकता है, वीडियो में बता दिए थे, राष्ट्रपति कर सकता है। और इसे यानी कि समाप्त कौन सा कर सकता है, यानी कि विराम अवस्था कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है, ठीक ना। निलंबन कौन कर सकता है, तो यहाँ पर देखिए संसद कर सकता है। और निलंबित, यहाँ पर निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। और प्रतिबंध, यानी कि इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो यानी कि संसद लगा सकता है। संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है, दोनों लगा सकता है, ठीक ना। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसे निलंबित और यानी कि प्रतिबंधित कोई नहीं कर सकता है, ठीक ना। ये खुला मैदान है, ठीक ना। आगे देखते हैं इसका वरीयता कम होता है, इसका वरीयता ज़्यादा होता है, यानी कि ये ज़्यादा उटपटांग होता है, यानी कि कभी भी लग सकता है, कभी भी हट सकता है, इस प्रकार का होता है। और ये जो एक बार लग गया वो लग गया, ठीक ना। तो ये आप डिफरेंट भी समझ गए होंगे। बेसिकली यही डिफरेंट है कि इस पर यानी कि सरकार कोई दबाव नहीं बना सकता, ठीक ना। इस पर सरकार भरपूर दबाव बनाती है, ठीक ना, यानी कि भरपूर दबाव बनाती है। जैसे कि आपको मतलब उदाहरण के लिए बता दें तो यहाँ पर देख लीजिए, समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। आप देखिएगा महिलाएं जो काम करती है, ठीक ना, इनके महिलाएं जो काम करती है उसमें वेतन कम दिया जाता है, वही पुरुष जो काम करता है उसको ज़्यादा वेतन दिया जाता है। ऐसा क्यों, ठीक ना। यानी कि ये वही राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। अगर यही रहता आपका मौलिक अधिकार में तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, ठीक ना। अब यही बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक और होगा, यहाँ पर देख लीजिए मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता, जैसे कि गर्भवती महिला, ठीक ना। गर्भवती महिला में आपका सरकारी जो होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, वो गर्भवती महिला होती है, तो उससे 2 बच्चा यानी कि 2 बच्चे के लिए आपको मतलब कि छुट्टी दिया जाता है, ठीक ना। 2 से ज़्यादा हुआ, 3 बच्चा हुआ तो आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा। ये 2 बच्चा के लिए ये लागू है, ठीक ना। तीसरा बच्चा के लिए ये लागू नहीं है, ठीक ना। तो ये भी आप सरकार मनमानी कर रहा है, ठीक ना। इस पर भी आप देख सकते हैं। बाकी इस पर देखिए इससे आपको ज़्यादा रिलेट होगा, ठीक ना, यानी कि इससे ज़्यादा रिलेट होगा। यहाँ पर देख लीजिए इससे 47 से सॉरी, यहाँ पर देखिए 47 से ज़्यादा रिलेट होगा। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, ये तो सब कर रहा है, सभी राज्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दुधार पशु यानी कि हत्या ये भी सभी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 47 में जो है पोषाहार, मद्यपान हो गया, नशीला दवा होगा, ठीक है ना, ये बिहार ही सिर्फ बंद किया है, ठीक ना। आप झारखंड जाइएगा तो आराम से यानी कि शराब मिल जाएगा, ठीक ना, आप आराम से पी सकते हैं और आराम से सो सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप बिहार में रहिएगा तो आप चैन से नहीं सो पाइएगा। अगर यानी कि शराब पी लिए तो आप चैन से नहीं सो पाइएगा, ठीक ना। जितना यानी शराब चैन से सोने के लिए पीता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा बात है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं, इससे ही उदाहरण लगा सकते हैं कि आप मतलब राज्य सरकार इसे कुछ भी कर सकता है,
नहीं भी लागू कर सकता है, लागू कर भी सकता है। तो इस पर कौन डिपेंड करता है? तो यहाँ पर सरकार डिपेंड करता है। ये भरपूर इस पर लाभ उठाता है सरकार, ठीक ना। इस पर भी लाभ उठा लेता है भैया। यहाँ पर देख लीजिए, ये तो हमें लगता है कि डाल लेना चाहिए आपका कहाँ पर, तो मौलिक अधिकार में। इस पर देखिए, यहाँ पर इस पर ज़्यादातर आपका यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ दशा में सहायता, यानी कि जैसे हो गया वृद्धा पेंशन, विकलांग सरकारी सहायता। ये कई राज्य तो ऐसा है जो आप दबाव बनाकर मतलब कि किसी का जल्दी पास ही नहीं होता, ठीक ना। ये देख लीजिएगा, विकलांग का जल्दी पास ही नहीं होगा, ठीक ना। और सरकारी सहायता जल्दी मिल ही नहीं पाएगा। अगर सरकारी काम में दौड़िएगा तो 1 साल के बजाय आपको 5 साल लगेगा, और 5 साल के बजाय आपको 15 साल लग जाएगा। और भाई 15 साल के बजाय आपका यानी कि 1 साल का काम आपका 15 साल में हो रहा है, और 5 साल का काम आपका मतलब बुढ़ारी में होगा, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि सरकारी काम इसी तरह होता है, ठीक ना। बाकी आपका डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा किस प्रकार है, ठीक ना। यानी कि डीपीएसपी सिंपल सा बात है यार, ये आपका सरकार कुछ भी कर सकता है डीपीएस में, ठीक ना। और इसमें आपका मौलिक अधिकार में सरकार कुछ नहीं कर सकता है, इसको सरकार कुछ नहीं कर सकता। और कोई भी कुछ भी होता है मौलिक अधिकार में, ठीक ना, तो आप सीधा अनुच्छेद 32 के तहत जाइए, सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है तो सिंपल सा अनुच्छेद 226 के साथ आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, ठीक ना। तो ये सुविधा दिया गया है। और इसमें आपको कुछ भी होता है, ठीक ना, तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। घर में तो घर में रहिए, ठीक ना। बाकी आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी पार्ट 1 यानी कि जो आपका मौलिक अधिकार है उसका डिटेल वीडियो हम डाल चुके हैं, ठीक है ना, पहले ही डाल चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो का, तो वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो बेसिकली आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आया या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।